तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शियांग ने जाओ स्टेट के एम्परर की पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। साथ ही वह ग्रेट डीमन को चालबाजी से इतना मजबूर कर चुकी थी कि वो डीमन चाहकर भी जाओ स्टेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर उसने कुछ ऐसा किया तो खुद भी मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लूजिया ग्रेट डीमन के साथ फाइट करते हुए बुरी तरह से घायल हो जाती है, तो शाओलिंग और चांग ने मिलकर उसकी जान बचा ली। इन दोनों का नेचर लूजिया को काफी ज्यादा पसंद आया, जिसके चलते वो शाओलिंग और चांग वान को अपने हेवनली सोर्ड एक्ट में ज्वाइन करवाना चाहती थी, मगर डीमन के होते हुए यह लोग जाओ स्टेट से बाहर नहीं जा पाएंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शियांग रेडी हो रही है। इस पल में उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पर वो अपनी मदर को डिवाइन रम के बारे में पूछने लगी। उनसे कह रही थी कि मदर, क्या मैं कभी डिवाइन रम में जा पाऊंगी? तो शजी उससे कहती है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम उसमें सक्सेसफुल हो गई तो मैं खुद तुम्हें डिवाइन रम ले जा सकती हूँ। शियांग तो उस परीक्षा को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थी, इसलिए वो अपनी माँ से उस बारे में पूछने लगी, जिस पर शजी बताती है कि जब सही वक्त आएगा तब तुम्हें खुद ही उस परीक्षा के बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर शियांग अपनी मदर से कह रही थी कि आपने उस डीमन को ट्रैप करने के लिए 6 डिवाइन चेन्स का यूज किया था, तो उस डीमन को ट्रैप रखने के लिए आपने उन चेन्स की 6 चाबियां बनानी चाहिए थी, लेकिन आपने बनाई 4 चाबियां। मेरे ख्याल से आपने उस डीमन को यहाँ से भागने का एक मौका छोड़ दिया था। शायद आप चाहती थी कि एक दिन वो डीमन यहाँ से भाग निकले और मैं उसे खत्म कर दूं। मेरे ख्याल से यही मेरी परीक्षा होगी। अब अगले सीन में हम पैलेस के सोल्जर्स देख पाते हैं, जो कि फॉक्स डीमन पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे। वहीं पर वो फॉक्स डीमन इंपीरियल पैलेस को देखकर कहने लगा कि अच्छा, तो यही वो जगह है जिसने मुझे कई सालों तक कैद रखा। और अब वो फॉक्स डीमन इंपीरियल पैलेस की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि प्रिंसेस शियांग, तुम काफी ज्यादा चालाक निकली। सबसे पहला तो तुमने मुझे आजाद करके अपने दुश्मन को खत्म करवा दिया। उसके बाद इंपीरियल सील, एंशिएंट स्क्रॉल और रेड अम्ब्रेला का यूज करके मुझे अपना गुलाम बना दिया। उन तीनों आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए तुमने मुझे जाओ स्टेट के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया, ताकि मैं इस स्टेट को कोई नुकसान ना पहुंचाने पाऊं। लेकिन शायद ये सारी प्लानिंग करते हुए तुम एक बात भूल गई कि जब मेरी चारों सोल्स आजाद हो जाएगी तब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी जाओ स्टेट को बर्बाद करूंगा और मुझे खराश भी नहीं आएगी। उतने में ही पैलेस के सिपाहियों ने उस पर आए रोज की बारिश कर दी, लेकिन तब तक फॉक्स डीमन अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेता है, जिसके चलते वो सारे एरोज उस शील्ड पर जाकर फंस गए, मगर उस फॉक्स डीमन पर एक भी एरो हिट नहीं हुआ था, जो देखकर वो सोल्जर्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं पर वो डीमन हंसते हुए कह रहा था कि मेरे बगैर इस जाओ स्टेट का कोई अस्तित्व नहीं, इसीलिए यहाँ की राजगद्दी का असली हकदार तो मैं हूँ। मैंने उस थ्रोन पर बैठकर मजे करने चाहिए। तो मेरी प्यारी प्रिंसेस, प्लीज वो उसे छोड़ दें। और वो पैलेस की तरफ भागने लगता है। और फिर शियांग ने उस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए वहाँ पर एक पावरफुल रेड फिनिक्स का समन कर लिया। उसे देखते ही डीमन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि इस फिनिक्स के पास हेवन स्कॉचिंग फ्लेम जैसी एक पावरफुल एबिलिटी थी। लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद ये फिनिक्स बर्ड बस एक इल्यूजन होगा, क्योंकि रियल फिनिक्स तो शजी के साथ ही मारा जा चुका। लेकिन उतने में उस फायर फिनिक्स ने उस पर हेवन स्कॉचिंग फ्लेम से अटैक करना शुरू कर दिए, जो देखकर वो डीमन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब वो यहाँ से वहाँ मूव होते ही उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगा। उतने में ही शियांग उससे कहती है कि तुम्हें जिस चीज की तलाश है वो इस आर्टिफैक्ट में तुम्हें मिल सकती है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे वहाँ पर फॉर्मेशन सेटअप करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वो डीमन फ्लेम आर्टिफैक्ट को देखकर काफी ज्यादा बुखला गया, क्योंकि उसके आजादी की चौथी चाबी यही आर्टिफैक्ट है जिसे वो किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहेगा। वो वहाँ की वाटर का यूज करते हुए इसे एक बहुत बड़े आइस लाइन्स में बदलते हुए शियांग से कहने लगा कि तुम्हें क्या लगा ये फॉर्मेशन मुझे रो सकता है? लेकिन इससे पहले कि वो आइस लाइन से शियांग पर अटैक कर पाए, शियांग ने वहाँ पर फॉर्मेशन को फुल्ली एक्टिवेट किया था, जिसके चलते स्टीवन का अटैक फेल हो गया। साथ ही साथ फिनिक्स बर्ड ने भी अब उस पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो गया। उनकी फाइट को चांग, शाओलिंग और लूजिया भी देख रहे थे। लूजिया बताती है कि शायद अब फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका हो, जो सुनते ही शाओलिंग कह रही थी शायद अब हमारे बचने की उम्मीद है, मगर लूजिया उसे बताती है कि डीमन की कल्टिवेशन काफी ज्यादा हायर लेवल पर पहुंच चुकी, इसलिए कोई भी उसे इतनी आसानी से हरा नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ शियांग कह रही थी कि ये मेरी मदर का फायर फिनिक्स है, मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि शायद ये इस फॉक्स डीमन को हरा दे। इधर फायर फिनिक्स उस डीमन का काफी तेजी से पीछा कर रहा था, तो उसके अटैक से बचते हुए डीमन ने वहाँ पर एक थंडर का टोर्नेडो क्रिएट कर लिया। वो अपनी सारी थंडर पावर को एक साथ मर्ज करते हुए कई सारे थंडर बॉल्स बना चुका था, जिनसे फिनिक्स पर हमला होते ही शियांग बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, क्योंकि शियांग उस फायर फिनिक्स के साथ कनेक्टेड थी। इधर वो डीमन अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए फिनिक्स पर मुसलसल अटैक किए जा रहा था, जिसके चलते शियांग की हालत बद से बदतर होने लगी। साथ ही शियांग देख पाती है कि उस डीमन ने वहाँ पर थंडर के कई सारे लेंसेज बना लिए हैं, जो कि 1 बाय 1 उस फिनिक्स की बॉडी में पियर्स होने लगे, और उसका सारा असर शियांग पर नजर आ रहा था। उस डीमन की थंडर और आइस पावर उस परिंदे को पूरी तरह से फ्रीज करने लगी थी। भले ही शियांग इस डीमन के सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी माँ से कह रही थी कि एक दिन हमारी मुलाकात जरूर होगी, और उस दिन मैं आपको निराश नहीं बल्कि प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर इस
इस डीमन को हराना होगा, जिसके बाद वो अपनी सारी पावर का यूज करते हुए उस परिंदे को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देती है। जो देख वो डीमन उस पर हमला करने के लिए अपने हजारों लाखों आइस लेंसेज उस पर बरसाने लगा, मगर इस बार वो फिनिक्स बर्ड पीछे नहीं हटता। वो उसके सारे अटैक को झेलते हुए सीधा उस पर हमला कर देता है। उन दोनों के इस टकराव में वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। शियांग समझ जाती है कि उसके फाइनल अटैक ने डीमन को बुरी तरह से घायल किया है, इसलिए उसने वापस से अपने फायर फिनिक्स को उसी आर्टिफैक्ट में समा लिया। बैटल के खत्म होते ही शिया में अब जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। तभी उसकी दोस्त आकर उसे संभालने लगी। वो उससे कहती है, प्रिंसेस हम ये जंग जीत चुके हैं। डीमन इतना ताकतवर होकर भी हमारे फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाया। मगर शियांग इस न्यूज से ज्यादा खुश नहीं होती। वो अपनी दोस्त को बता रही थी कि हमें जल्दी से जाओ स्टेट को खाली करना होगा। यहाँ के लोगों को किसी सेफ जगह ले जाने की जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपती हूँ। जो सुनकर वो बंदी थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि आखिर जंग जीतने के बावजूद भी उन्हें शहर क्यों छोड़ना पड़ेगा। तो शियांग उसे बताती है कि अब हमारा ग्रेट फॉर्मेशन बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। भले ही हम इस बार उस डीमन को हराने में कामयाब हो गए, लेकिन वो दोबारा से रिकवर करेंगे, होते ही वापस आ जाएगा और शायद सेकंड टाइम मैं उसका मुकाबला ना कर पाऊँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जाओ के लोगों को किसी सेफ जगह ले जाया जाए। जो सुनते ही उस बंदी को अपनी प्रिंसेस के लिए काफी ज्यादा बुरा लगने लगा। तो शियांग उसे समझाती है कि यह मत भूलो मैं शियांग हूँ, कोई मुझे इतनी आसानी से मार नहीं सकता। जो सुनते ही वो बंदी उसके गले लगकर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि फायर फिनिक्स के अटैक से वो डीमन सीधा जमीन पर आकर पटक चुका था। वो कहता है कि मेरी कल्टीवेशन लेवल भी अब पर्पल रम की 5वीं लेवल तक ड्रॉप हो चुकी है, साथ ही मेरा एक हाथ भी कट चुका है। तो ऐसी डैमेज बॉडी के साथ मैं उस प्रिंसेस का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे कुछ भी करके खुद के लिए एक स्ट्रॉन्गर बॉडी की तलाश करनी होगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जिन स्टेट के असासिन रूनी को देख पाते हैं, जिसे रॉन्ग स्टेट का असासिन यूनू पूछ रहा था कि अब हमने क्या करना चाहिए। साथ ही वहाँ पर हम एक और असासिन शाह को भी देख पाते हैं। बेसिकली विजॉर्ड ने इन तीनों को यहाँ पर बुलाया था ताकि ये लोग मिलकर शियांग को खत्म कर पाए, मगर अब तो शियांग ने पैलेस पर ही कब्जा कर लिया। साथ ही साथ जाओ स्टेट का डीमन भी आजाद हो चुका है। तो ये लोग इन्हें इमॉर्टल्स के बैटल में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते। इसलिए वो विजर्ड के जूनियर किंग से पूछ रहे थे कि बताओ अब हमने क्या करना चाहिए, क्या हम बिना फाइट करे वापस लौट जाएं? क्योंकि हमें नहीं लगता शियांग को मारने के लिए अब हमारी जरूरत है। एक काम तो डीमन ही कर लेगा। जिस पर किंग कह रहा था, का सच बताऊं तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे मास्टर विजर्ड ने बताया था कि हमें स्ट्रिक्टली प्लान को ही फॉलो करना है, लेकिन फिलहाल तो मेरे मास्टर की कोई खबर नहीं मिली। मैं और उनसे सलाह मशवरा किए बिना हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। दरअसल किंग को पता ही नहीं कि विजर्ड को तो ऑलरेडी डीमन ने खत्म किया है। यूनो गुस्से में कह रहा था कि हमने उस बुड्ढे की बात पर यकीन करके यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ना हम यहाँ आते और ना हमारी जान पर उस डीमन का खतरा होता। वहीं पर रूनी कह रही थी कि ना यहाँ आने का हमारा जरा तो फायदा होना ही चाहिए। मैंने सुना था कि प्रिंसेस शियांग काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो मैं यहाँ से वापस जाने से पहले बस उसे एक बार छूना चाहती हूँ। और अचानक से इरोनी पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक हो गया, जिसमें उसके सिर के 2 हिस्से करके उसे खत्म कर दिया गया था। दरअसल यह अटैक किया है डीमन ने। विजर्ड को अपने सामने देखकर किंग तुरंत ही उसके सामने नील डाउन करने लगा। वो कह रहा था, मास्टर आप कहाँ गए थे? मैं तो आपके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया। दरअसल अपने मास्टर का लुक देख के ही वो समझ गया था कि वो तो मर चुका है और उसकी बॉडी पर डीमन ने कब्जा किया। मगर किन रोनी जैसा ब्रूटली मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर उसके सामने अपना सिर झुका रहा था। और ये सब वो ग्रेट डीमन भी समझ गया। वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मगर टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया। साथियों शाह और यूहो से पूछ रहा था कि बताओ तुम लोग कहाँ से आए हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जाओ स्टेट से नहीं होंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम लूजिया को देख पाते, जो कि एक पेपर पर सोर ब्रीदिंग टेक्निक को नोट डाउन कर रही थी। वहीं पर शाओलिंग उसे बताती है कि वैसे तो मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन फिर भी आपकी हैंड राइटिंग देखकर ऐसा पता चल रहा है कि आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। आपकी लिखावट आप ही के जैसी खूबसूरत है। वहीं पर लूजिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शाओलिंग ने अभी तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो लूजिया उसे कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। साथ ही उसने शाओलिंग को एक पेपर पर सोर ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक भी लिखते दी थी, ताकि आगे चलकर शाओलिंग इसे मास्टर कर पाए। उतने में ही चांदन वहाँ आकर उन्हें बताता है कि डीमन और शियांग के दरमियान एक फियर्स बैटल हुई, पता नहीं उसमें जीत किसकी हुई होगी। तो लूजिया कहने लगी कि मेरे हिसाब से वो डीमन पैलेस पर लगे हुए फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि इस बैटल में उसकी हार हो गई। अगर उसने गलती से भी शियांग को हरा दिया होता तो अभी तक यहाँ पर तबाही मच जाती। हालांकि चांगन के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उस डीमन को आजाद किसने किया, जिस पर लूजिया कहती है कि उस डीमन को कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो आजाद एबिलिटीज तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस डीमन को आजाद करेगी। भला वो उस डीमन को आजाद क्यों करेगी जो कि उसके जाओ स्टेट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, और फिलहाल उस सिटी के लोगों को बचाने के लिए उस डीमन का मुकाबला कर रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे शियांग का हाथ होगा। जिस पर चांग कह रहा था, हाँ ये बात तो कोई तुक नहीं बनाती, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उस डीमन को आजाद करने वाली शियांग है। भले ही मैं बस उसे एक बार ही मिला पाया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उसे काफी अच्छे से जानता हूँ। वो पहले खुद ही रायता फैलाती है और फिर खुद ही उसे साफ करती है। जिस पर लूजिया कह रही थी कि फिलहाल हमने
हमें इस बारे में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। अब तो हमने इस बारे में सोचना चाहिए कि हम उस डीमन से कैसे निपटे। तो चांग उसे कहता है कि फेरी, जब आप बेहोश थी तभी मैंने आपकी पर्स चेक की, मुझे पता चला क्या आप लॉन्गिट्यूडी राउंड से सीधा नीचे के लेवल पर पहुंच चुकी हो। क्या आपको इस बात का रिग्रेट है? जिस पर लूजिया कह रही थी, हाँ, लेकिन कोई तो ऐसी मेडिसिन जरूर होगी जिसका यूज करके मैं खुद को हील कर पाऊं। अगर मेरी कल्टीवेशन इससे भी लो हो जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं दोबारा से कड़ी मेहनत करके वहां तक पहुंच सकती हूँ। बस रिग्रेट तो इस बात का है कि हमारी जिंदगी उतनी लंबी नहीं जो हमें मोटेपी को हासिल कर पाए। अगर मैं इससे भी ज्यादा घायल हो गई तो भी मैं एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन जर्नी की शुरुआत करूंगी। यह सुनकर चांग काफी ज्यादा सरप्राइज था। चांगान की नेट स्पिरिट उसके पास लाइफ में ही डैमेज हो चुकी थी, मगर अब लूजिया की बातें सुनकर उसे एक नई उम्मीद मिल गई। वो सोचता है कि अगर ये बंदे हार नहीं मान सकते तो भला मैं हार कैसे मान लूं। मैंने दोबारा से कल्टीवेशन की शुरुआत कर लेनी चाहिए। अगर मैं फेल भी हो गया तो एटलीस्ट मेरे दिल में पछतावा नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ डीमन ने उन तीनों असैसिन्स को खत्म कर दिया था। वो सोचता है कि पता नहीं इन तीनों में से कौन सी बॉडी मेरे लिए ज्यादा सूटेबल होगी, और फिर उसने अपनी तीनों स्पिरिट्स को रिलीज कर दिया जो कि 1 बाय 1 उन तीनों असैसिन्स की बॉडी पर कब्जा कर लेती है। यानी कि अब डीमन का एक नहीं बल्कि 3 फॉर्म हो चुके थे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम शियांग के मास्टर गोशी को देख पाते हैं, जिन्हें विजर्ड की मौत की खबर मिल गई थी। साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि जाओ स्टेट के लोग पूरी तरह से महफूज हैं। गोशी कहती है इंपीरियल सी एंशिएंट, स्क्रोल और रेड अम्ब्रेला ये तीनों भी अब उस डीमन के कब्जे में है। यानी कि उसने 6 चेन्स में से तीनों को तो कट कर दिया। अगर गलती से भी वो चौथी चाबी उसे मिल गई तो डीमन हमारे जाओ स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर तो जाओ स्टेट का फॉर्चून भी उसे बैकलैश नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम जाओ स्टेट के कॉमन लोगों को देख पाते हैं जो कि अब जाओ स्टेट से बाहर जा रहे हैं। ये सब शियांग के कॉमन लोगों को बचा पाए। वहीं दूसरी तरफ लूजिया भी एक जगह छुपकर बैठना नहीं चाहती थी। वो अपने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में वापस जाना चाहती, और ये तभी पॉसिबल होगा जब यह डीमन मारा जाए। इसलिए वो फटाफट से अपनी ब्लू एंड व्हाइट चेयर की तलाश में निकल पड़ी। साथ ही चांगवान उसे एक एलेक्सर की रेसिपी देता है जिसका यूज कर लूजिया काफी आसानी के साथ अपनी इंजरीज को हील कर सकती है। तो लूजिया भी अपना मास्क उसके हवाले करते हुए कहने लगी कि अगर मैं इस सिपी में मारी गई तो यह मास्क लेकर तुम मेरे सेक्ट में जा सकते हो। इस मास्क को देखते ही वो लोग तुम्हें वहाँ पर ज्वाइन करवा लेंगे। अब लूजिया की वहाँ से बाहर जाते ही डीमन यूनो की बॉडी को पजेस करके उसका मुकाबला करने पहुँच चुका था। उससे कहता है फेरी काफी डीमन को अपने पीछे भगाते हुए वहाँ से काफी दूर लेके आती है। वो डीमन उससे कह रहा था कि तुम्हारे पास हेवनली सूट सुत्रा जैसी सबसे मिस्टीरियस टेक्निक है, मगर अफसोस तुम्हारे पास वो पूरा बुक नहीं बल्कि तुमने तो बस उस टेक्निक को आधा सीखा, और इसी के चलते अब मैं तुम्हें आसानी के साथ मार सकता हूँ। वेल, इन दोनों में यहाँ पर हमें बहुत ही खतरनाक बैटल देखने को मिलती है, जहाँ पर वो डीमन अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से लूजिया को काफी पीछे पुश किए जा रहा था। वहीं पर लूजिया अपनी स्वॉर्ड से उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगी। तो अब लूजिया भी अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट टेक्निक का यूज करती उस पर कई सारी स्वॉर्ड्स रिलीज कर देती है, जो देखकर उस डीमन को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो अपनी हेवी ब्लेड की मदद से बारी बारी उन सभी तलवारों के अटैक को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था, जो देखकर लूजिया काफी ज्यादा सरप्राइज थी। इसलिए उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस पर एक पावरफुल अटैक कर दिया। तो डीमन अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लेड का यूज करते हुए उस अटैक को काउंटर करने लगा। यहाँ पर लूजिया ने अपनी सारी पावर का यूज करते हुए फाइनली उसकी हेवी ब्लेड को ब्रेक कर दिया, मगर इससे पहले कि लूजिया अपनी स्वॉर्ड उसके आर पार घुसा पाए वो डीमन तुरंत ही साइड में हट चुका था। और डीमन उसे कहता है कि आफ्टर ऑल एक मलगा वेपन है, भला इसमें डिवाइन पावर कहाँ से आएगी। और रही बात तुम्हारी तलवारबाजी की, तो वो भी मल्लस जैसे ही मामूली है। जिस पर लूजिया कह रही थी कि अगर तुम में इतना ही दम है तो मेरी एक और स्ट्राइक को झेल के दिखाओ। जिस पर वो डीमन कह रहा था क्यों नहीं, बड़े ही शौक से मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। और उतने में ही उसकी ब्लेड पीछे से आकर लूजिया पर हमला करने की कोशिश करती है। अब लूजिया उसकी ब्लेड से निपटने में लगी हुई थी कि तभी उस डीमन ने ऊपर से आकर उस पर अपनी पावरफुल एनर्जी से अटैक कर दिया। मीनवाइल वो उसे बता रहा था कि लड़की, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, इस मुकाबले के अंजाम को बदल नहीं सकती। फाइनली तुम्हें मेरे अखनातों में मरना होगा। लूजिया यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गई थी, मगर अभी भी उस डीमन पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि वो डीमन उसके हर एक अटैक को काफी अच्छे से डच कर रहा है और अटैक करने था। लूजिया भी इस बात से थोड़ी सी परेशान हो गई। वो सोचती है कि ये डीमन मेरे से पहले ही मेरी मूव को प्रिडिक्ट कर सकता। शायद ये सब इसके 5 वेज रिलम के कैलकुलेशन का कमाल है। उस कैलकुलेशन लेवल पर पहुंचने के बाद वो लोग अपने दुश्मन के माइंड को रीड कर सकते हैं। और तब तक उस डीमन ने उस पर मुसलसल अटैक करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया था। उसके एक ही किक में लूजिया बुरी तरह से घायल हो गई और तभी वो डीमन वहां आकर उसे चुप करना लगा। वो कह रहा था, लड़की, अपनी एनर्जी को बेवजह जाया मत करो। तुम्हारी मौत मेरे हाथों की है और अपनी किस्मत को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। यहाँ पर लूजिया बुरी तरह से तड़पने लगी और उस पल में उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती है। लूजिया के बचपन में उसके फादर उसे बुरी तरह से पीटा करते थे और उसके पीछे वजह
वजह बस एक ही थी कि लूजिया एक लड़की है। उसके फादर के हिसाब से लड़कियां यूजलेस होती है और ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं। उस रात लूजिया अपने फादर के हाथों मारी जाती, लेकिन उसकी मदर ने उसे वहाँ से भागने के लिए बोल दिया। लूजिया देखती है कि उसे बचाने की खातिर उसकी माँ बुरी तरह से पीट रही है और इसी भयानक इंसिडेंट ने उसकी जिंदगी को बुरी तरह से बदल दिया और आज एक बार फिर से उसके फादर जैसा ही कोई दानव उसे मारने की फिराक में है। यहाँ पर लूजिया चाहकर भी खुद को बचा नहीं सकती थी, साथ ही उसकी सोड भी उसके हाथ से छूट गई। मगर तभी किसी ने वहाँ आकर उस सोड को थामते हुए उस डीमन पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिसमें उस डीमन का हाथ कट चुका था और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि चांगवान था। वो भी अब इस ब्रूटल बैटल का हिस्सा बन चुका और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।